बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद 36 मार्क्स को रिवाइज करने के बाद वो बच्चे जो नए आए हैं हमारे चैनल पर, उनके लिए स्पेशली मैं बता रहा हूं, वन शॉट दोनों यूनिट का मैंने डाल दिया है। इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं वन शॉट में, तो आप वहां जाकर देख लीजिए। इस चैप्टर को बच्चों हम अलग अलग यूनिट्स में, सब टॉपिक्स में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टार्ट करूंगा इम्यूनिटी से। आज का चैप्टर हमारी डे टू डे लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, राइट। तो वर्ड बाय वर्ड अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले जो वर्ड आता है हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हेल्थ? कि हम ये सोचते हैं भाई जो फिजिकली फिट हो, जो इसकी बॉडी अच्छी सी हो, वो क्या कहलाता है? हेल्दी कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके भी अलग अलग व्यूज हैं बेटा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों ने अपने व्यूज दिए। तो एंशियंट टाइम में क्या कहते थे? एक थ्योरी दी गई जिसको बैलेंस ह्यूमर थ्योरी कहा गया। क्या कहा गया? बैलेंस ह्यूमर थ्योरी कहा गया, जिसको हिपोक्रेटस ने और हमारे ओल्ड जो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम था उसने भी फॉलो किया कि भाई दो टाइप का ह्यूमर होता है, ब्लैक बाइल एंड ब्लैक बाइल वाले हॉट पर्सनालिटी वाले होते हैं। बट ये कोई बहुत साइंटिफिक बेसिस का नहीं था, तो विलियम हार्वे ने उसको डिसअप्रूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब विलियम हार्वे कौन? विलियम हार्वे इज नोन एज फादर ऑफ फिजियोलॉजी। वो पहले इंसान थे जिन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को एक्सप्लेन किया था। आजकल हम नया व्यू पढ़ते हैं, मॉडर्न व्यू पढ़ते हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सारे के सारे एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया इसमें। इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, मेंटल का मतलब साइकोलॉजिकल की बात कर रहे हैं। सो फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज हेल्थ। कि मान लो कोई इंसान बॉडी बिल्डर है, फिजिकली बहुत फिट है, लेकिन वो अब्यूज करता है हमारे सोसाइटी में, वो फिट नहीं होता, उसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं, तो सोशली वो सिक है। इसी तरह कुछ साइकोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों को। तो जब तक तीनों का कोऑर्डिनेशन ना हो उसको हम हेल्दी नहीं कहते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो जेनेटिक हो, कि बाय बर्थ भी हो सकते हैं, डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। आपने सुना होगा ना, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, बाय बर्थ डिफेक्ट होता है कुछ बच्चों में, इन्फेक्शंस के थ्रू डिजीज हो जाती हैं, उससे इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। लाइफस्टाइल, ये आजकल बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जंक फूड, अनहेल्दी फूड जिसको हम कह सकते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट नहीं करते बच्चे, सोशल मीडिया की दुनिया में लगे रहते हैं। तो ये तीन मेन पैरामीटर्स हैं जो किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो मैं जैसा बता रहा था नाम में ही लिखा हुआ है डिजीज, डिस इज, दो वर्ड आ गए ना, डिस प्लस इज। इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि जब किसी बॉडी पार्ट की, बॉडी के किसी सिस्टम के पार्ट की नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाए और उसके कुछ हमें सिम्टम्स दिखें, कोई साइंस दिखें, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? डिजीज, डिस इज। ठीक है। अब डिजीज को दो मेजर ग्रुप में हम स्टडी करते हैं, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस, जिसको हम कम्युनिकेबल भी कहते हैं, कम्युनिकेबल, इन्फेक्टियस, और दूसरी होते हैं नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्टियस। कि एक अफेक्टेड पर्सन से नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाए तो कम्युनिकेबल हो गई, अदरवाइज नॉन कम्युनिकेबल हो गई। तो ये डिसईज जो है कि ईज पे नहीं है हमारी बॉडी, कंफर्ट पे नहीं है हमारी बॉडी, तो नॉन कम्युनिकेबल एंड कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल में भी फिर क्या आ जाएगा? पैथोजेंस की वजह से जो होता है, वेरियस पैथोजेंस, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब नॉन नॉन कम्युनिकेबल में जो स्प्रेड नहीं होती, कंजेनाइटल बाय बर्थ जो बता रहा था मैं, बर्थ डिफेक्ट आ गया, जेनेटिक डिसऑर्डर हो गए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और लाइफस्टाइल की वजह से जो आजकल अपीयर हो रहे हैं, हार्ट डिजीजेस हैं, डायबिटीज है। और आप इस सेंटेंस से समझिए, इंडिया इज डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। कितनी इंटेंसिटी है डायबिटिक पेशेंट की हमारे देश में, ठीक है।
रॉबर्ट कोच एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए इसके बारे में रिगार्डिंग डिजीजेस। उन्होंने माइक्रोब्स को आइसोलेट किया फ्रॉम डिजीज्ड एनिमल, ऐसा एनिमल जिसमें बीमारी थी वहां से उसको माइक्रोब्स को आइसोलेट किया और उनको आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडिया में, कल्चर मीडिया में ग्रो करवाया और उसको फिर हेल्दी एनिमल में इंट्रोड्यूस करवाया। तो उसकी वजह से जो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल एनिमल था वो बीमार हो गया। ठीक है, अब फिर से जो माइक्रोब था, सेम माइक्रोब उन्होंने जब आइसोलेट किया सेकेंड एनिमल से जिसमें पर्पसली इनोकुलेट करवाया था, सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको वहां से मिला। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी थे, जो कोच के पोस्टुलेट्स थे उसको एक्सेप्शंस थे। वायरसेस, क्योंकि ये तो बॉर्डर लाइन पे हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। माइकोबैक्टीरियम लेम्प्री जिसे लेम्प्री डिजीज हो जाती है, माइकोप्लाज्मा क्लेमाइडियासिस हो जाती है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। चलिए, अब व्हाट इज इम्यूनिटी, चलो बताओ सिंपल वर्ड में इम्यूनिटी किसको कहोगे आप? एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट, एबिलिटी ऑफ बॉडी टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट किससे प्रोटेक्शन? अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी, अगेंस्ट जो भी हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, वो क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। ठीक है, लैक ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज ससेप्टेबिलिटी, कि हम प्रोन हो जाते हैं, हम आसानी से बीमार हो सकते हैं, कोई भी डिजीज हमें हो सकती है। अब ये इम्यूनिटी होती है दो टाइप की, इनेट एंड एक्वायर्ड। इनेट का मतलब बाय बर्थ, इनेट का मतलब बाय बर्थ, जो हमारे पेरेंट्स से एक तरह से आती है हमारी बॉडी में, और दूसरी एक्वायर्ड जो हमारी लाइफ टाइम में हम गेन करते हैं। ये दो टाइप की होती है, ह्यूमोरल, ये दो टाइप की होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल मेडिएटेड एंड एच हिम और सिम कह दो, CMI, ह्यूमोरल ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यूनिटी HMI और CMI, और दूसरी इम्यूनेट जो बाय बर्थ है। अब उसमें अलग अलग टाइप के बैरियर्स होते हैं जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइनिन एंड सेलुलर बैरियर। तो सारे बैरियर्स की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी में, पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। क्या है? फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर। फिजिकल का मतलब ही क्या हो गया? मैकेनिकल है कुछ, मैकेनिकल बैरियर भी कह सकते हैं इसको हम, फिजिकल और मैकेनिकल बैरियर टू माइक्रोब्स। अब इसमें मेनली दो होते हैं, स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है। स्किन है और म्यूकस मेम्ब्रेन है बच्चों, जो कि फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। हम कहते हैं ना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बॉडी में क्या है? स्किन। स्किन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी इज स्किन, यस। तो इसलिए वो फिजिकल बैरियर हो गया। तो उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन कहां कहां प्रेजेंट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे फेरेंक्स में प्रेजेंट हो सकती है, जो ट्रैप कर लेती है डस्ट पार्टिकल्स को, या हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है। तो ये हो गया फिजिकल बैरियर, सबसे पहला पॉइंट। एंट्री में कोई भी माइक्रोब आएगा तो सबसे पहले इनके कांटेक्ट में आएगा। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या है? फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, कुछ ऐसे सिक्रीशंस है हमारी बॉडी में, जैसे नंबर 1 स्टमक एसिड, HCl रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जो जो माइक्रोब्स को किल कर देता है। उसके बाद लाइसोजाइम होते हैं जो हमारे टीयर्स में होते हैं, वो एंटीबैक्टीरियल हैं। लाइसोजाइम आर एंटीबैक्टीरियल, इसलिए कभी आंसू आते हैं ना तो टेंशन मत लिया करो, फायदेमंद भी होते हैं। ठीक है ना? ईयर वैक्स, तो सिरुमेन भी कहते हैं हम, वो भी डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? सेकंड टाइप का बैरियर, जिसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। तीसरा है बेटा सेल्यूलर बैरियर। थर्ड वन आर सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर, सेल्स की बात हो गई ना, ये तो
दे आर सर्टेन टाइप ऑफ WBCs, टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, मैक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, ये स्पेशल टाइप की सेल्स है। अब एक एक करके बात करते हैं। जैसे ल्यूकोसाइट्स की बात होगी, WBCs की बात होगी, तो इसमें एक आता है PMNL, PMNL पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है जी। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस इसलिए नाम है इनका, है ना, PMNL। इसमें न्यूट्रोफिल्स सबसे छोटा लाइफ स्पैन होता है न्यूट्रोफिल्स का, और ये हाईली फैगोसाइटिक है, हाईली फैगोसाइटिक। फैगोसाइटोसिस आपको पता है क्या होता है। मैक्रोफेजेस, उससे पहले चलो मोनोसाइट्स और बता देता हूं। लार्जेस्ट मोनोसाइट्स, लार्जेस्ट मैक्रोफेजेस, लार्जेस्ट तो मैक्रोफेज जो है उसको क्या कहते हैं हम, मोनोसाइट कहते हैं, ठीक है। इसका न्यूक्लियस भी बड़ा सा होता है, ये भी फैगोसाइटिक है। जो मोनोसाइट्स हैं वो मैक्रोफेज में चेंज हो जाते हैं जब वो टिश्यू स्पेसेस में एंटर करते हैं ना, टिश्यूज के गैप्स में जब वो एंटर करते हैं तो वो मैक्रोफेज बना देते हैं। तीसरा हो गया मैक्रोफेज, तो अभी मैंने बताया कि मोनोसाइट व्हेन एंटर्स इनटू द टिश्यू स्पेसेस, इनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स जो बॉडी में है वो एक ऐसे टाइप की लिम्फोसाइट्स हैं जो कि स्प्लीन में प्रेजेंट होंगी, जो कि हमारे लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना, रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होंगी, ये फैगोसाइटिक हैं। NK सेल्स आर आल्सो फैगोसाइटिक। और फोर्थ वन आ जाता है साइटोकाइनिन बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। अब साइटोकाइनिन क्या होता है? दीज आर नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स, एंटीबॉडी नहीं है, नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स हैं, दीज आर नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स। कहां से रिलीज होते हैं? रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। अगर किसी सेल में वायरस का इन्फेक्शन है तो वो सेल्स क्या रिलीज करती हैं? साइटोकाइन, साइटोकाइनिन नहीं होता, साइटोकाइन, काइन, साइटोकाइन। जिनको क्या कहते हैं जिनको क्या कहते हैं? इंटरफेरोन्स, इनको कहते हैं इंटरफेरोन्स, याद रहेगा, इंटरफेरोन्स याद रखना है, NK सेल से याद रखना है, ठीक है जी। तो ये तो बात होगी किसकी? ये तो किसकी बात हो गई? इन्नेट इम्यूनिटी की। दूसरी तरफ हमारे पास क्या थी? दूसरी तरफ हमारे पास क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या थी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड, जिसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, जिसको हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि अडेप्टेशन की वजह से तो आई। स्पेसिफिक इसलिए कि पर्टिकुलर टाइप के एंटीजन के अगेंस्ट डेवलप होगी। तो एडेप्टिव, एक्वायर्ड या स्पेसिफिक, तीनों एक के ही नाम है। अब ये मैंने बताया था सेल मेडिएटेड भी हो सकती है और ह्यूमोरल मेडिएटेड भी हो सकती है, सेल मेडिएटेड एंड ह्यूमोरल मेडिएटेड। अब इसमें होता कैसे है देखो, अगर मैं ओवरऑल व्यू बताऊं आपको तो मैं अलग से बताता हूं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस। देखो, बोन मैरो है, बोन मैरो है, बोन मैरो में एक स्टेम सेल है जिसको हम प्लूरोपोटेंट भी कहते हैं, प्लूरोपोटेंट या माइलॉइड स्टेम सेल कह देंगे इसको। क्लियर है बच्चों? अब ये चेंज हो जाता है लिम्फोइड स्टेम सेल में। किसमें चेंज हो जाएगा ये? या चेंज हो जाएगी लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल बना देगा ये। इट अंडरगोज डिवीजन, एक तरफ प्री मैच्योर्ड बी सेल्स, प्री मैच्योर बी सेल्स, बी और टी सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स होती हैं।
इससे बी सेल्स बन गई, प्री मैच्योर्ड बी सेल से बी सेल्स की फॉर्मेशन होगी। अब बी सेल्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मेमोरी सेल्स में और प्लाज्मा सेल्स में, और ये क्या प्रोड्यूस कर देंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर देंगी। दूसरी तरफ जो ये वाली सेल्स हैं, ये प्रोसेस होगी, मैच्योरेशन होगी थाइमस में, और ये क्या बन जाएंगी, टी सेल्स। इसी से एनके सेल्स भी प्रोड्यूस होंगी, यहीं से एनके सेल्स। अब टी सेल्स अलग अलग टाइप की हैं, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल जिनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, और मेमोरी टी सेल्स। तो इन दिस वे ये वाला तो क्या है, ये वाला तो क्या है, ह्यूमोरल बॉडी ह्यूमर की वजह से तो एचएमआई है, और ये स्पेशल टाइप की सेल्स की वजह से हुआ है तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। ठीक है, तो सेल एंड ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी का डिफरेंस आपको अब समझ में आ गया होगा, आई थिंक सो। ठीक, तो एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर होगा, उसके बाद एंटीबॉडीज बनेंगी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज आर इंट्रोड्यूस्ड। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, इसमें एंटीजन इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं वही। ये वैक्सीनेशन के थ्रू होती है। डीपीटी की फुल फॉर्म बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। बीसीजी की मैं बता देता हूं, बैसिलस कैलामाइट गुरेन, बैसिलस कैलामाइट गुरेन। ये एंटीसेरा के फॉर्म में, मतलब वैक्सीनेशन का उल्टा क्या होता है, यह इम्यूनाइजेशन। तो ये इम्यूनाइजेशन के थ्रू होती है, ये वैक्सीनेशन के थ्रू। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया, बताओ। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बता दो बेटा, कोई समस्या है तो एक बार बता दो। तो इसके बाद बात करते हैं बेटा कुछ और बेसिक चीजों की, कि एक्टिव और पैसिव में भी दो टाइप्स होते हैं। तो एक्टिव पैसिव को थोड़ा सा और हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्टिव में भी नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव। तो यहां पे हम पहले बात कर लेते हैं नेचुरल, नेचुरल। ठीक, तो नेचुरल का मतलब क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का क्या मतलब है। मान लीजिए किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ, ठीक है, स्मॉल पॉक्स के बाद उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई लाइफ टाइम के लिए, इम्यूनिटी डेवलप हो गई लाइफ टाइम के लिए, तो ऐसी इम्यूनिटी को क्या कहेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, जबकि आर्टिफिशियल एक्टिव में क्या होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होगा बेटा, कि वैक्सीनेशन के थ्रू हम वो इम्यूनिटी डेवलप करवाएं, बाहर से हमने एंटीजन प्रोवाइड करे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, तो वो इम्यूनिटी क्या कहलाएगी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसी तरह हम दूसरी बात कर लेते हैं, पैसिव में भी दोनों टाइप होंगी। पैसिव में नेचुरल इम्यूनिटी क्या होगी, पैसिव नेचुरल, कि रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं हम बॉडी में, ठीक है ना। तो मदर से फीटस में या न्यूबॉर्न बेबी में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है, जो आती है, ट्रांसमिट होती है, दैट इज नोन एज नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। वो किसकी फॉर्म में होती है, कोलोस्ट्रम की फॉर्म में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या होगी, जो इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम डेवलप करवाएंगे, इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम जो आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज देते हैं, दैट फॉर्म्स आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल और नेचुरल का डिफरेंस आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात आती है इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्सेज क्या होते हैं, देखो सीधी सी बात, नो बकवास, सीधी बात नो बकवास। दो तरह के इम्यून रेस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स। फर्स्ट एनकाउंटर विद द एंटीजन, फर्स्ट एनकाउंटर विद एंटीजन इज नोन एज प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स।
तो ये फास्ट होगा कि स्लो होगा, चलो बताओ, ये फास्ट होगा कि स्लो होगा? सोच के देखो, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा या शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा? ये स्लो होगा, क्योंकि रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा। ये स्लो और व्हाट यू से टेक्स टाइम, टेक्स लॉन्ग टाइम। सीधी सी बात है, मान लीजिए हमारे घर में कोई आता है, अननोन पर्सन आता है, तो उसको हम पहचानने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेकिन वही इंसान जब दोबारा आएगा तो क्या होगा? तो हम उसको फास्टली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो सेकंड एनकाउंटर है, फास्ट होगा और लॉन्ग लास्टिंग होगा, या हम कह सकते हैं लाइफ टाइम के लिए होगा। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्सेस। क्लियर? अब आप एक बार मुझे फटाफट बताइए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है हमारी बॉडी में? बताओ। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजिकल प्लस फिजियोलॉजिकल बैरियर फॉर्म फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगी? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगी? बोलो बोलो। सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर। और थर्ड लाइन कौन बनाएगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन बनाएगा? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस विल बी एक्वायर्ड, या जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड का दूसरा नाम क्या है? अडेप्टिव, या जिसको हम और क्या कहते हैं? स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो दीज आर थ्री लाइन ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन है तो बता दो अभी तक, फटाफट बताओ, लेकिन फटाफट आ जाओ कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अदरवाइज उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जिसको हम कॉमनली इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, आईजीज कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या आईजीज। ये प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में इन रेस्पॉन्स टू एंट्री ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस, जिसको हम एंटीजन कहते हैं। अब एंटीबॉडीज कहां प्रेजेंट होती हैं, कहां बनती हैं? याद रखना, बी सेल्स ओनली, बी लिम्फोसाइट्स ओनली फॉर्म एंटीबॉडीज, टी सेल्स नहीं बनाती हैं, याद रखना। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, बी सेल्स पे प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करती हैं, क्योंकि बी सेल से बाद में प्लाज्मा सेल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ठीक है? और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्लियर? चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करें, तो जो कॉमनली स्टडी स्ट्रक्चर होती है एंटीबॉडी की, वो है आईजीजी। आईजीजी, उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव स्टडी किया जाता है। इसको H2L2 भी कहा जाता है। दो हैवी चेन्स हैं, दो लाइट चेन्स हैं। ठीक है? तो चार पेप्टाइड चेन्स हैं। कितनी हैं? 4 पेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट, 2 हैवी एंड 2 लाइट। क्लियर? लॉन्गर चेन्स, ये लंबी वाली क्या कहलाएंगी? दीज आर कॉल्ड हैवी चेन्स। ये छोटी वाली क्या कहलाएंगी? लाइट चेन्स। Heavy chain has larger number of amino acid as compared to smaller chains. Heavy and light chains या तो लैम्डा टाइप की हो सकती है या कापा टाइप की हो सकती है। अब दोनों चेन में आप देखो, एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। दोनों चेन्स में बच्चों मेरे दो चीज और देखने को मिलती है, कांस्टेंट रीजन, कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजंस। कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजंस। ठीक? ये पीछे का हिस्सा ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट रीजन। ये वाला क्या कहलाएगा? वेरिएबल रीजन। ठीक? दोनों चेन्स के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। कौन से बॉन्ड होते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में, डाइसल्फाइड बॉन्ड। क्लियर होगा? ठीक? यहां पे लॉन्ग या हैवी चेन में एक फ्लेक्सिबल रीजन होता है, जिसको हम हिंज रीजन भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड हिंज रीजन। हिंज जो जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा ये ऊपर का जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है? FAB। FAB का मतलब क्या हो गया? FAB का मतलब है बच्चों मेरे फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, FAB का मतलब ये क्या है? फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग, FAB। और नीचे का जो रीजन है, ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? FC, फ्रैक्शन क्रिस्टल लेवल। ठीक? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ
एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन, याद रह जाएगा। स्टेम FC है और ऊपर का हिस्सा FAB है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब टाइप ऑफ एंटीबॉडीज की बात कर लेते हैं। IgA सेकेंड मोस्ट अबंडेंट है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडीज, टोटल का 10 से 15% बनाते हैं टोटल एंटीबॉडीज का। कहां पे मिलता है? नॉर्मली फाउंड इन स्वेट, टीयर्स, सलाइवा, इन सब में IgA मिलता है। कोलोस्ट्रम में भी मिलता है, जो फर्स्ट मदर होता है, फर्स्ट मिल्क होता है मदर का। उसके बाद IgD ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स, इट इज फाउंड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स। ठीक है जी, ये भी मान लिया। ये बहुत कम अमाउंट में होता है, 0.2% ऑफ टोटल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड। तीसरा है IgE, लेस देन 0.1% टोटल का। कहां प्रेजेंट होता है? ऑन मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स, वो बेसोफिल जो हिस्टामिन रिलीज करती है। IgG, अच्छा एक चीज और, IgE के लिए ये एलर्जिक रेस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करती हैं, एलर्जिक रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं। IgG मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट कौन सी है? IgG, जिसकी स्ट्रक्चर को हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। 80% यही बनाती है टोटल एंटीबॉडीज का, 80%। तो ये कहां पर प्रेजेंट होंगी? ये प्रेजेंट होती है ब्लड में, ये प्रेजेंट होंगी लिम्फ में, ये मिलती है इंटेस्टाइन में, क्योंकि सबसे ज्यादा है तो सबसे ज्यादा यही होंगी। ठीक है, और ये वो है जो न्यूबॉर्न बेबी में इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड लास्ट वन आर IgM, ये भी लिम्फ में मिलती है। दिस इज ऑल्सो फाउंड इन लिम्फ, 5 to 10% बनाती है टोटल एंटीबॉडीज का। ठीक है, अर्लीस्ट एंटीबॉडीज फॉर्म्ड इन fetus, earliest antibody formed in fetus is IgM। क्लियर? तो ये मेन टाइप की है एज कंपेयर टू, सॉरी, और एक इसकी और स्पेशलिटी है, इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर, कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटल बैरियर, तो मदर से फीटस में नहीं आ सकती। क्लियर? सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। उसकी स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली। उसके बाद बात आती है बच्चों ऑटोइम्यूनिटी एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। ऑटोइम्यूनिटी एंड लिम्फोइड ऑर्गन, तो लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो भी देख लेते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स, अब आप तो कहोगे कि सर आपने तो फ्लो चार्ट तो हटा ही दिया, ये मैंने इसलिए हटा दिया, बट बच्चों एक बार पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखो, ये वो लिम्फोइड और वो ऑर्गन्स हैं जो इम्यून सिस्टम की सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है ना, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन जहां पे मैचुरेशन होती है, जहां पे प्रोलिफरेशन होती है, किसकी? लिम्फोसाइट्स की। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं। प्राइमरी पहले बात करते हैं, वेयर बोथ T एंड B लिम्फोसाइट्स, या B सेल्स मैं लिख देता हूं, मैच्योर, मैच्योरेशन होगी, प्लस एक काम और होगा, एक्वायर देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, एक्वायर देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, जिसके हेल्प से उसके साथ वो बाइंड करेंगे। मैच्योरेशन के बाद, आफ्टर मैच्योरेशन, यहां पे मैच्योरेशन होगी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, दे माइग्रेट टू सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में दो ही आते हैं,
बोन मैरो एंड थाइमस, बोन मैरो एंड थाइमस आर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, इसको हम बहुत पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं अलग अलग। अब मैचुरेशन के बाद बी और टी लिम्फोसाइट्स पहुंच गई सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, राइट? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। अब यहां पे उनका होगा डिफरेंशिएशन, दे अंडरगोज डिफरेंशिएशन, अपना फाइनल शेप साइज अटेंड करके अपना फंक्शन करना शुरू कर देती है। तो इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है लिम्फ नोड्स। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में क्या क्या आ जाएगा? लिम्फ नोड्स आ जाएंगी। एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, यस, ये लिम्फ नोड्स आ गई, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएंगी? इसमें आ जाएगा स्प्लीन आ जाएगा, इसमें आ जाएंगे टॉन्सिल्स, इसमें आ जाएंगे पेयर्स पैचेस, और इसमें आ जाएगा माल्ट, MALT। माल्ट की फुल फॉर्म याद है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक। अब एक चीज और याद रखना, सारी की सारी सेल्स, लिम्फोइड टिश्यू की जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है सारी की सारी बोन मैरो में, ठीक है। अगर बोन मैरो में ही फॉर्मेशन हुई और वहीं पे मैचुरेशन हो गई तो वो क्या कहलाएंगी? बी सेल्स। वहीं पे फॉर्मेशन और वहीं पे मैचुरेशन। लेकिन कुछ सेल्स बोन मैरो में फॉर्मेशन के बाद वो माइग्रेट कर जाती हैं, कहां पे? टू थाइमस। कहां पे माइग्रेट कर गई? थाइमस में। वहां पे उनकी मैचुरेशन हुई, तो अब उनको क्या कह देंगे हम? देन दे आर नोन एज टी सेल्स। तो बी सेल्स और टी सेल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज, ऑटो इम्यूनिटी। आप क्या सोच रहे होंगे? ऑटो का मतलब सेल्फ, इम्यूनिटी का मतलब तो है प्रोटेक्शन। नहीं, ये उल्टा है। जब बॉडी अपने ही ऑर्गन के अगेंस्ट काम करना शुरू कर दे, देन इट इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। वो क्या कहलाएगी? ऑटो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगेंस्ट आवर ओन बॉडी। इसका बेस्ट एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसका बेस्ट एग्जांपल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है। एलर्जी, व्हाट इज एलर्जी? सिंपल वर्ड में मैं क्या बताऊंगा? इट इज हाइपर सेंसिटिवनेस। क्या है ये? हाइपर सेंसिटिवनेस ऑफ अ पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंसेस, फॉरेन पार्टिकल्स, जिसके वो कॉन्टेक्ट में आता है। वो फॉरेन पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे? एलर्जन। मतलब वो सब्सटेंस जो एलर्जी कोज करते हैं उनको हम एलर्जन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सिग्रेटेड इम्यून रेस्पॉन्स है बॉडी का एलर्जी। डिफरेंट टाइप के एलर्जन उसको कोज करते हैं। IgE मैंने बताया था एलर्जिक रेस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करता है। और मास्ट सेल्स दो केमिकल रिलीज करते हैं, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। कुछ कॉमन टाइप हैं जो एलर्जेंस के हैं, जैसे हे फीवर एलर्जीज के हैं, हे फीवर होता है, पोलन एलर्जी की वजह से हो सकता है हे फीवर। उसके अलावा अस्थमा, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो एलर्जन की वजह से या एलर्जी की वजह से हो सकती हैं, बिकॉज दे आर एक्सिग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, ठीक। अब इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस भी हो जाती हैं इसकी वजह से। इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीजेस में दो डिजीजेस हमें डिस्कस करनी है। एक तो सबसे कॉमन जो सब हम लोग जानते हैं एड्स है, लेकिन दूसरी के बारे में और थोड़ी सी बात करते हैं। SCID, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस, और उसमें आती है SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनो डेफिशिएंसी, SCID। CID नहीं है, SCID, ठीक है।
SCID में क्या होता है, पर्सन लैक्स बी सेल्स एंड टी सेल्स, लैक्स बी एंड टी सेल्स। तो हमारे जो इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं वो ये नहीं होती फ्रॉम बर्थ, बाय बर्थ ये प्रॉब्लम होती है, कंजेनाइटल है, ठीक है। तो पर्सन इज हाईली ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन, इजिली उसको इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है। यहां तो कोई समस्या है तो बताओ। चलिए अब दूसरी बीमारी की बात कर लेते हैं, HIV एड्स। ये है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और ये है डिजीज, ये है सिंबल, सिंबल, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। सारे की बात करेंगे। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो 1981 में सबसे पहले USA के होमोसेक्सुअल्स में डिटेक्ट किया गया और 1983 में इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म किसको माना गया, वायरस HIV को। एक रेट्रोवायरस है, रेट्रोवायरस क्या है, RNA जिसमें जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम रेट्रोवायरस कहते हैं, इसकी फैमिली है लेंटिवायरस। स्ट्रक्चर की बात करें, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, यहाँ देखो ये RNA दिखाई दे रहा है, ये RNA दिखाई दे रहा है, 2 कॉपीज है, तो 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। GP122, GP122 बाइंड्स टू CD4 रिसेप्टर्स ऑन मैक्रोफाज एंड हेल्पर टी सेल, जो हमारे इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं उनके साथ ये बाइंड कर जाता है। और जो एनवलप है इट फ्यूजेस विद होस्ट सेल मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियोकैप्सिड है, जो न्यूक्लियोकैप्सिड है इट एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। अब वो कैप्सिड तो डिसोल्व हो जाता है और RNA से DNA बन जाता है, RNA से DNA बन जाता है, बिल्कुल। नॉर्मली हम क्या कहते हैं, DNA से मैसेंजर RNA, मैसेंजर RNA से प्रोटीन, ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। लेकिन जब मैसेंजर RNA से DNA बनता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब बॉडी में मोड ऑफ एक्शन कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी में कैसे एक्ट करता है, देखो बच्चों, ये वायरल प्रोटीन कोट है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, ये पूरा का पूरा। अब ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, ये नॉर्मल सेल की, एनिमल सेल की सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब RNA इंट्रोड्यूस हो गया, जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया, प्रोटीन कोट बाहर रह गया, ठीक। अब जो वायरल DNA है वो किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होगा, RNA से कौन बन रहा है, क्या बन रहा है, अब RNA से DNA की फॉर्मेशन हो रही, तो हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू ये DNA बन गया, वायरल DNA बन गया सेल के साइटोप्लाज्म में। इट एंटर्स इनटू द माइक्रोफेजेस और वहां से होता हुआ ये सेल के न्यूक्लियस में, उसके जीनोम में चला जाएगा, ठीक। अब जो नया वायरल RNA है वो प्रोड्यूस होगा इन इन्फेक्टेड सेल से। तो RNA से DNA बना, DNA से फिर से क्या बन जाता है, RNA बन जाता है, न्यू वायरल RNA इज फॉर्म्ड, और उसके चारों तरफ उसका प्रोटीन कोट डेवलप हो जाता है। अब ये जो इन्फेक्टिव वायरस है वो सेल की लाइसिस के थ्रू बाहर आ जाता है और बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन। जो लाइफ साइकिल है, RNA ने क्या बनाया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, क्या बनाया, कॉम्प्लीमेंट्री DNA, cDNA बना दिया। अब RNA वो पुराना वाला हाइड्रोलाइज हो गया और डबल स्टैंडर्ड DNA डेवलप हो गया, ये एंटर कर गया होस्ट की सेल में, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड DNA एंटर कर गया होस्ट की सेल में। अब वायरल DNA होस्ट के DNA के साथ इंटीग्रेट करके प्रोवायरस बना देता है जो सेल, होस्ट सेल में जिंदगी भर रह सकता है। और मैंने बताया था मैक्रोफाज में एंटर होता है, तो माइक्रोफाज जो है वो सिंथेसिस फैक्ट्री है। जो ये प्रोवायरस बना, ये प्रोवायरस जो बना, जो ये प्रोवायरस बना है बच्चों याद रखना, जो प्रोवायरस है इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये वायरल प्रोटीन्स बना देता है। न्यू वायरल पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, न्यू वायरस पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड एंड बर्ड ऑफ फ्रॉम द होस्ट सेल, वहां से बाहर आ जाते हैं। मैक्रोफाज नहीं किल होगा इमीडिएटली बट फंक्शन एज ए वायरल फैक्ट्री और नए नए वायरस बनाता रहेगा, क्लियर। अब अर्ली इन्फेक्शन
जिसको हम अक्यूट इन्फेक्शन कहते हैं, इनिशियल स्टेज कहते हैं, कि जैसे ही एक्सपोजर होगा फ्लू लाइक इलनेस आ जाएगी, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो जाएंगे, जैसे स्वोलन ग्लैंड्स हो जाएंगे, ओरल अल्सर हो जाएंगे, सोर थ्रोट, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये अक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन के सिम्टम्स हो जाते हैं बच्चों। उसके बाद एडवांस स्टेज में क्या होता है, जो हेल्पर टी सेल्स है, जो बचाने वाली सेल्स हैं, उन्हीं का नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है, और इवन माइनर इन्फेक्शन लाइक कॉमन कोल्ड टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू हील। ये सारी की सारी डिजीज हो जाती है, और ये एक्यूट स्टेज में, क्रोनिक स्टेज में इसको कैपोसी सार्कोमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? कैपोसी सार्कोमा कहा जाता है। तो जी कैसे बचें इससे? बचाव में ही बचाव है। डायग्नोसिस के कुछ टेस्ट हैं, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, वेस्टर्न ब्लॉटिंग कर सकते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट है एलाइसा पॉजिटिव के लिए, सॉरी एचआईवी पॉजिटिव के लिए। एलाइसा क्या एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है, बट कोई एंटीबॉडीज नहीं बनेगी विंडो पीरियड में, जब तक 3 मंथ का एक्सपोजर ना हो जाए, तो ये उस केस में फेल हो जाता है ना। ट्रीटमेंट कोई नहीं है, नो वैक्सीन, नो ट्रीटमेंट, नो वैक्सीन इज अवेलेबल, सो नो क्योर। हार्ट, हार्ट नहीं है, हार्ट, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। रेट्रोवायर ये दवाइयां हैं, जिडोव्यूडिन, ऐसी कुछ दवाइयां हैं जो हेल्पफुल हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल, नेको का फुल फॉर्म है एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में काम करते हैं। रेड रिबन मैंने बताया था, सिंबल था। 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज एड्स डे। ठीक, तो ये सारे तरीके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पता चल जाए तो बढ़िया है। उसके बाद बात आती है कैंसर की। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को नॉर्मली हम क्या कह देते हैं? कैंसर कह देते हैं। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में डर आ जाता है, लेकिन बच्चों डरने की बात नहीं होती। एज ए बायो स्टूडेंट, एज ए फ्यूचर डॉक्टर, आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल स्टेज, आगे बताऊंगा उसको बिनाइन स्टेज कहते हैं, इनिशियल स्टेज पे अगर इसका पता चल जाए तो क्योर हो सकता है। युवराज सिंह का आपने एग्जाम्पल देखा था, युवराज सिंह, है ना, वर्ल्ड कप में जो बंदा खून की उल्टियां कर रहा था वो अब ठीक हो गया था बाद में। ठीक है, तो इट इज अनकंट्रोल्ड माइटोसिस है। नॉर्मल सेल्स में बच्चों, मान लीजिए एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस, एंड सो ऑन। तो जब सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आती है तो अपनी ग्रोथ को रोक देती है। ये क्या कहलाता है? कांटेक्ट इनहिबिशन, की कांटेक्ट में आते ही इनहिबिट कर देती है। लेकिन कैंसर के केस में ये पावर ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन इज लॉस्ट। तो सेल्स इस तरह से रैपिड मल्टीप्लाई करती हैं, एक दूसरे के साइटोप्लाज्म में घुस जाती हैं, एंड ए ट्यूमर इज फॉर्म्ड। नॉर्मल सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे आर इन क्लोज कांटेक्ट, उसको हम कांटेक्ट इनहिबिशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये प्रोसेस ही खत्म कर दी, तो कैंसर सेल इस तरह से ग्रो करती हैं। और जब वो माइग्रेट करें फ्रॉम ओरिजिनल लोकेशन और दूसरे टिश्यू को जब इन्फेक्ट करना शुरू कर दें, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस, जब वो मैलिग्नेंट ट्यूमर कहलाता है। बेनाइन में इनिशियल स्टेज थी, जब उसमें मैलिग्नेंट की प्रॉपर्टीज आ जाए, वो माइग्रेट करना शुरू कर दे, मेटास्टेटिस कहलाता है। ठीक, व्हेन कैंसर सेल्स स्प्रेड एंड हैव फॉर्म्ड सेकेंडरी ट्यूमर इनसाइड द बॉडी, इट इज नोन एज मैलिग्नेंट कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। पहला क्या था? बिनाइन ट्यूमर था। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टेज ये होती है, तो बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। इनकैप्सुलेटेड विद इन्फेक्टेड टिश्यू, लोकलाइज्ड है, स्प्रेड नहीं होता, डू नॉट स्प्रेड। तो इस स्टेज पे अगर पता चल जाता है तो कैन बी ट्रीटेड इजीली, कैन बी ट्रीटेड इजीली तो नहीं, बट कैन बी ट्रीटेड। लेकिन एक बार ये मैलिग्नेंट हो गया, कैंसरस हो गया, मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टीज में आ गई, तो ट्रीटमेंट बिकम्स डिफिकल्ट। ठीक, अब अलग अलग टाइप के सेल्स में, अलग टाइप के टिश्यूज में अलग अलग टाइप का कैंसर होता है। कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल्स का, सार्कोमा मेसोडर्मल सेल्स का, ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, सॉरी लिम्फोइड टिश्यू का, और लिम्फोमा भी इसी को कहते हैं। ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर भी होता है, ब्लड कैंसर।
फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है, बहुत कॉमन होता है, उसके लिए पेप टेस्ट किया जाता है। पेप टेस्ट इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर। कोजेज क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में हमेशा कैंसर कोजिंग जीन्स हैं जिनको हम प्रोटो ओंकोजीन्स कहते हैं। प्रोटो ओंकोजीन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब किसी भी रीजन से ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म जिनको ओंकोजीन्स कहते हैं। प्रोटो ओंकोजीन्स थे, सेलुलर ओंकोजीन थे, एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से सेल डिवीजन शुरू हो जाता है, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। दूसरा ट्यूमर सप्रेसर जीन होते हैं जो सेलुलर ऑन्कोजीन्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अब इनमें से किसी में भी अगर म्यूटेशंस हो जाएं इन जीन्स में तो इट लीड्स टू कैंसर। इट लीड्स टू कैंसर। ठीक है। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस व्हिच कॉजेज कैंसर। सब्सटेंसेस व्हिच कॉजेज कैंसर आर नोन एज कार्सिनोजेंस। फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, बायोलॉजिकल हो सकते हैं। फिजिकल में मेनली रेडिएशंस होती हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, चाहे वो एक्सरे जैसी आयोनाइजिंग रेडिएशन है या यूवी रे जैसी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। केमिकल्स लाइक बेंजोपायरिन जो सिगरेट स्मोक में मिलता है, लंग कैंसर कोज करता है। एस्बेस्टोस जो लंग कैंसर का कोज होता है, ठीक है ना, लिवर कैंसर। और बायोलॉजिकल में वही ऐसे वायरस जिनमें सेलुलर ऑन्कोजीन्स के जैसे जीन्स होते हैं जिनको हम वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं। अब ये वायरल ऑन्कोजीन जब इंटीग्रेट हो जाते हैं होस्ट सेल के डीएनए में तो भी वो कोज कर देते हैं कैंसर को। तो कैसे पता लगाया जाता है कैंसर का? कैसे पता लगा सकते हैं बच्चों? बायोप्सी की इन्फेक्टेड पार्ट का एक टुकड़ा ले लेते हैं, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया जाता है कि भाई इसमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, कंप्यूटराइज टोपोग्राफी, पीईटी कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जहाँ पे स्पेसिफिक कैंसर एंटीजेंस को यूज किया जाता है उनके थ्रू इनका पता लगाया जा सकता है। अब ट्रीटमेंट या तो सर्जरी कर दें कि इन्फेक्टेड पार्ट को हटा के कट करके हटा दें, रेडियोथेरेपी की गामा रे जैसे रेडिएशन डाले जाते हैं ट्यूमर सेल्स पे, कीमोथेरेपी, ये दोनों के दोनों सदाबहार का पेड़ आपने सुना होगा उससे मिलते हैं, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। इम्यूनोथेरेपी बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं, अल्फावेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, उनकी एक्टिवेशन करवा सकते हैं। आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इज डन, अकेले की जगह कॉम्बिनेशन की इम्यूनोथेरेपी करते हैं, कीमोथेरेपी भी करते हैं। ठीक है, यहां तो कोई कंफ्यूजन है तो एक बार बताओ, कोई समस्या है तो बताओ। उसके बाद आपकी बात करते हैं। बड़ा खतरनाक खतरनाक चीजें हमने डिस्कस कर ली कि भाई कैंसर है, ये है, वो है, एड्स है। अब आप लोगों के बारे में भी तो बात करें। एडोलेसेंस, पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। आपने कभी फील किया होगा, आप सारे की फैमिली मेंबर सारे बैठे हो, आपने कोई बात कही तो पेरेंट्स क्या कहेंगे? बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं हुआ है। कोई और बात कह दी तो क्या कहेंगे? अभी बच्चा नहीं है तो, है ना? तो यू आर इन दैट माइग्रेशन फेज कि ना तो आपको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता, ना आपको अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता, है ना? तो वो ट्रांजिशन पीरियड क्या कहलाता है बच्चों? एडोलेसेंस। ठीक। अब इसमें हर तरह के चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें फिजिकल चेंजेस भी आ जाते हैं, भाई आपके मुस्टैचेस आना शुरू हो जाती हैं, आपके हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं बॉयज में, जैसे रैपिड ग्रोथ हो जाती है ना? कॉग्निटिव स्किल्स आपके डेवलप हो जाते हैं, पेरेंट्स से थोड़ा सा आप अलग हो जाते हैं। पीयर ग्रुप जो है वही सब कुछ होता है कि जो मैंने फ्रेंड सर्कल ने कह दिया वो ही मेरे लिए सब कुछ है, पेरेंट्स तो गलत बोल रहे हैं। ये कॉमन सी प्रॉब्लम्स होती हैं और उसकी वजह से ये कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बच्चे में आते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने आपको बताया है, ठीक है ना? इस केस में क्या होता है, बच्चे का बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक। अब इस एज में ड्रग अब्यूज बहुत कॉमन हो जाता है, ठीक है? तो हमें ये पता होना चाहिए एज ए एडल्ट कि कौन कौन से ड्रग्स हैं और किस तरह से उनका मिसयूज हो सकता है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें पहला ग्रुप आता है सेडेटिव्स एंड ट्रैंक्विलाइजर्स। ये सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेसेंट का काम करते हैं, ठीक है, कि भाई एंग्जाइटी हो रही है, ये ले लो, ट्रैंक्विलाइजर ले लो, रिलीफ
रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये सोल्ट्स होते हैं बारबिटूरिक एसिड के, कॉमन एग्जांपल है वैलियम और डाइजेपाम। स्लीप इंड्यूस करते हैं अगर हाई डोज में ले ले, इसलिए इनको एंटी एग्जाइटी पिल्स भी कहते हैं। दे बाइंड टू स्पेसिफिक गाबा रिसेप्टर्स इन द ब्रेन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स हैं उन पे ये एक्ट करते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो ग्रुप है नार्कोटिक्स या ओपोइड्स, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ पेपेवर सोमनीफेरम, पोपी प्लांट। ये डायग्राम आ जाता है और पूछ लेते हैं क्या है, क्या इसे क्या मिलता है। इससे मिलता है मॉर्फिन, इससे मिलता है हेरोइन, जो मॉर्फिन की केमिकल सिंथेसिस करके डाई एसिटाइल मॉर्फिन को हेरोइन कहा जाता है। कोडेन कफ सिरप में कॉमनली यूज होता है। इसके अलावा पैथेडीन, मेथाडोन, ये सिंथेटिक ऑपोइड है। तो ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ। ऑपोइड्स और सिडेटिव्स में कोई समस्या है तो बता दो। नहीं है, नहीं है, बोलो बोलो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। यहां तक कोई समस्या नहीं है। ओपोइड्स पोपी प्लांट से मिलते हैं, दे एक्ट्स एज एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? पेन रिलीवर, पेन किलर्स, दे एक्ट्स एज पेन किलर, ठीक। ओपीएम क्या होती है? हमारे नॉर्थ इंडिया में तो लोग जानते हैं इसको अफीम कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में इसको अफीम कहा जाता है। इट इज लेटेक्स ऑफ अनराइप फ्रूट, जो कैप्सूल है ना, अनराइप फ्रूट का जो लेटेक्स है उससे अफीम मिलती है पोपी प्लांट की, ठीक है। मॉर्फिन, इसमें ओपीएम का एक्टिवेटेड मेन प्रिंसिपल होता है। और कोडेन, हेरोइन, डाईएसिटाइल मॉर्फिन मैंने बताया। स्मैक एक और प्रोडक्ट होता है इसका, स्मैक। स्मैक क्या होता है? स्मैक सुना है? क्रूड बाय प्रोडक्ट ऑफ हेरोइन सिंथेसिस, क्रूड बाय प्रोडक्ट ऑफ हेरोइन सिंथेसिस। हीरोइन नहीं है ये, हीरोइन हीरोइन बोलते हैं लोग इसको, हेरोइन है, हेरोइन सिंथेसिस। इसको कहते हैं ब्राउन शुगर, इट इज नोन एज ब्राउन शुगर, ठीक। चीप है तो पुअर मैंस हेरोइन, पुअर मैंस हेरोइन इज स्मैक, ब्राउन शुगर, याद रह जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है, अच्छा हाँ इसके बारे में मैंने ये एनाल्जेसिक है मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको। सीएनएस और जीआई ट्रैक के रिसेप्टर्स पैक्ट करता है, सीएनए डिप्रेसेंट है, ड्रोजीनेस आ जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यूफोरिया फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, क्योंकि एंडोर्फिन होते हैं, ठीक है। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज कैनाबॉइड्स, प्रोडक्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट, प्रोडक्ट्स ऑफ हेम्प प्लांट, कैनाबिस सटाइवा, हेम्प प्लांट, ठीक है। अब इसका सारा सारा प्लांट यूज होता है, इसका लीव्स भी यूज होती है, रेजिन भी यूज होता है, इन्फ्लोरेसेंस भी यूज होता है, सारा का सारा प्लांट यूज किया जाता है। भांग, अभी होली आने वाली है, भांग खाते हैं लोग। गांजा, गांजा किससे मिलता है? ड्राइड इन्फ्लोरेसेंस है। ड्राइड इन्फ्लोरेसेंस क्या है? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है, बल्कि ड्राइड फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है। चरस, हर्शीस, ये रेजिन है फ्रॉम फीमेल इन्फ्लोरेसेंस। मारिजुआना, पोट या वीड जिसको कहते हैं, ड्राइड फ्लावर से मिलता है, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से मिलता है। उसके अलावा धतूरा, धतूरा एंड बेलाडोना, धतूरा एंड बेलाडोना। सीड्स जो हैं धतूरा के, एरियल पार्ट जो है एट्रोपा बेलाडोना के, उनको भी हेलुसिजेनिक प्रॉपर्टी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बट एक्सेस में दे कैन कोज डेथ, इन एक्सेस दे कैन कोज डेथ। अब ये मसल्स को रिलैक्स करते हैं ऐसा कहा जाता है, तो हेलुसिनोजेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो जाता है। तो दे बाइंड टू एनाडामाइड रिसेप्टर्स इन द ब्रेन। ये कंपाउंड चॉकलेट्स में मिलता है, इसलिए हम एडिक्ट भी हो जाते हैं, एडिक्शन चॉकलेट का भी होता है ना, तो उससे भी बचने की जरूरत है। स्टिमुलेंट्स, स्टिमुलेट करेगा, अलर्टनेस बढ़ा देगा जी। कैफीन है ना, कैफीन है जी, इसमें तो कैफीन है, तो ये क्या बुराई, क्या ही बुरा करेगा, ठीक।
कोका एल्कलॉइड्स हैं एक तरह से। क्या है ये? नहीं, ये तो कोका एल्कलॉइड तो कोकेन में आ जाएंगे, है ना, कोका एल्कलॉइड तो कोकेन में आ जाएंगे। तो एम्फेटामिन्स, एम्फेटामिन्स क्या होते हैं ये यार? ये क्या है? सिंथेटिक ड्रग है, ये आप लोगों ने सुनी होगी, सिंथेटिक ड्रग है। इनको पैप पिल्स कहा जाता है, पैप पिल्स, एंटी स्लीप पिल्स। एड्रेनलिन का एनालॉग है, मतलब ये यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं, एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये सीएनएस स्टिमुलेंट भी है, तो ऐसा लगता है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, ऐसा लगता है कि हम तो सुपरमैन हो गए, ठीक। स्टिमुलेंट्स में ये आते हैं। कोकेन, इरेथ्रोजाइलम कोका व्हाइट पाउडर जो स्नोर्ट किया जाता है, नोज के थ्रू स्नोर्टिंग की जाती है। जो कोकेन है वो डोपामाइन ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर देता है और हमारी बॉडी में सिनेप्टिक क्लेफ्ट में डोपामाइन इफेक्ट हो जाता है और ये हार्ट पे सीरियस प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, हार्ट पे सीरियस प्रॉब्लम कॉज करता है। हेलुसिनोजेंस, परसेप्शन, बिहेवियर सबको चेंज कर देते हैं। एलएसडी, लाइसेजिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, जो क्लेविसेप पर्प्यूरिया जो फंगस है उससे ऑब्टेन किया जाता है, जिसकी वजह से एर्गट ऑफ राइट डिजीज होता है। कोई मेडिसिनल इसका यूज नहीं है, कोई मेडिसिनल यूज नहीं है, फिर भी इसको हम एज ए ड्रग यूज करते हैं। अच्छा, इसका इसका जो एडिक्ट होगा ना, उसको पहचानने का बहुत सिंपल सा तरीका है। क्या है? इनकोहेरेंस हो जाएगा। इनकोहेरेंस किस में हो जाएगा? इनकोहेरेंस इन राइटिंग एंड ड्राइंग, राइटिंग एंड ड्राइंग, ठीक। तो ये हो जाएगा। कोका का मैंने बता दिया, कोकेन का बता दिया मैंने। उसके अलावा कुछ और भी ड्रग्स हैं जो अब्यूज की जाती हैं, और भी चीजें हैं जो अब्यूज की जाती हैं। कौन सी है सर? बताओ बताओ बताओ। हाँ, ये तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक है ना, एट्रोपा, धतूरा, सिलोसाइबिन, ये सारी खतरनाक चीजें। सेक्रेड मशरूम से मिलता है सिलोसाइब, ये दोनों मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। लीगल ड्रग्स, अच्छा हाँ सर ये काम की चीज है ना? नहीं बच्चों, ये उससे भी खतरनाक है। लीगल ड्रग्स में आ जाती है आपका अल्कोहल, फटाफट स्टमक में एब्जॉर्ब हो जाता है, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में। लीवर में क्यों डैमेज होता है अल्कोहल कंजप्शन से? क्योंकि लीवर में जाके एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम उसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और वो फैट सिंथेसिस करता है। तो फैटी लीवर सिंड्रोम इसीलिए तो होता है, लीवर सिरोसिस, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, कितने सारे नुकसान। और ये घी से भी महंगा। जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, वो अगर हम देखें तो घी से भी महंगे आते हैं और ये हमारे ब्रेन को सीवियरली अफेक्ट करता है। वर्निक्स एरिया जो होता है उसको डैमेज कर देता है, ठीक है, क्योंकि विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अल्कोहल है, विटामिन बी1 की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, वेंट्रिकल्स एनलार्ज कर जाएंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देगा, ठीक। और क्या होता है जी? ये ग्लूटामेट की एक्टिविटी को कम कर देता है, रिपीटेड वॉमिटिंग, टीयरिंग ऑफ इसोफेगस लाइनिंग, इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा और ऐसे लोगों को टीबी भी आसानी से हो जाती है। कितनी सारी बीमारियां, एक कारण, सिर्फ एक रीजन, अल्कोहल कंजप्शन, ठीक। उसके अलावा जो फीमेल्स हैं, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या फीमेल्स हैं, उनमें बर्थ रेट कम हो जाता है, स्टिल बर्थ हो जाता है, बॉडी में ही फीटल स्टेज में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। दूसरा आजकल बहुत चल रहा है ये भी, टोबैको, निकोटिना टोबैकम, इसके लीव्स चू भी करते हैं लोग, स्निफ भी करते हैं, स्मोक भी करते हैं। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, निकोटीन है, बेंजोपायरीन है, टार है, एसीटोन है, कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस में होते हैं, ठीक है ना। सिलियो क्या टॉक्सिक केमिकल मतलब सिलिया को डैमेज कर देते हैं, सिलिया को डैमेज कर देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। निकोटीन पॉइजन की तरह काम करता है, इट बाइंड्स टू एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, मोर एचसीएल सिक्रेशन तो गैस्ट्रिक अल्सर्स बढ़ जाते हैं। और ये तो सबसे खतरनाक कंडीशन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से कम ऑक्सीजन बाइंड करती है हिम के साथ, हिम प्लस ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है,
वो कम बन रही है, कम बाइंड हो रही है, तो उसकी वजह से कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नॉर्मल लंग है, ये स्मोकर का लंग, आप डिफरेंस देख लो। चॉइस इज योर्स, ऑल योर्स। आजकल यूथ में जिम ट्रेनिंग का बड़ा एक क्रेज है, तो स्पोर्ट्स पर्सन कैनाबिनॉइड्स यूज करते हैं, डायूरेटिक्स यूज करते हैं, स्टीरॉइड्स यूज करते हैं। स्टीरॉइड को टेस्टोस्टेरोन का एनालॉग माना जाता है कि जो काम टेस्टोस्टेरोन करता है वो स्टीरॉइड करता है, लेकिन इतने ज्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते बच्चों, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए आजकल के बच्चों में ये एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ गई, इतने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आप चूज कर लो कौन सा आप में है, अगर आप स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। टॉप टू बॉटम पूरी की पूरी बॉडी अफेक्ट होती है, देख लो, ठीक है ना। ये साइड इफेक्ट्स मेल्स में, फीमेल्स में स्पर्म काउंट ही बढ़ जाएगा, घट जाएगा सॉरी, टेस्टिकल श्रिंक कर जाएंगी, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाएगा, जबकि फीमेल्स में क्लिटोरिस एनलार्ज कर जाएगा, नेचुरल साइकिल ही रुक जाएगी, उसमें मेल वाले कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। अब ये सब का प्रोलॉन्ग्ड यूज क्या कहलाता है, एडिक्शन कहलाता है। एंड एडिक्शन लीड्स टू डिपेंडेंसी, कि कंटिन्यूअस हम किसी चीज का यूज करते हैं तो एडिक्शन कहलाता है। कि अगर हम उस चीज को विड्रॉ करें तो पेनफुल सिम्टम्स अपीयर होते हैं, जब हम विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। नॉर्मली एक वर्ड होता है टॉलरेंस, वर्ड होता है टॉलरेंस, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वो टाइम पीरियड जब तक हम उस चीज को इजिली विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर ए सर्टेन टाइम रिसेप्टर्स गेट अडेप्टेड टू ए पर्टिकुलर डोज, और उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। कि पहले भैया एक पैक लेता था, फिर 2 हो गए, फिर 3 हो गए, फिर बोतल से भी कुछ नहीं होता, तो दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस, और इट लीड्स टू एडिक्शन। और जब एडिक्शन बहुत लार्ज लेवल पे हो जाता है तो इट कॉजेज डिपेंडेंसी, और जब उसका विड्रॉल किया जाता है तो पर्सन बिकम एग्रेसिव, डू और डाई वाली कंडीशन में आ जाता है। तो आप लोगों की एज में आपको पीयर ग्रुप बहुत सोच समझ के बनाना है, आप अपना रोल मॉडल बहुत सोच समझ के बनाइए बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस की बात कर लेते हैं बेटा। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले आती है डिप्थीरिया। देखो आपको जितनी भी डिजीजेस है ना, मेनली 3 पॉइंट तो आपको याद ही होने चाहिए। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, वेक्टर अगर है तो वेक्टर क्या है, उसके बाद सिम्टम्स, एंड लास्टली उसके अगर कोई व्हाट यू से वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। तो ये 4 पैरामीटर तो आपको याद कर रखने ही रखने हैं किसी भी डिजीज के लिए। तो डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, बैक्टीरियल डिजीज है कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी, पहला पॉइंट हमारा क्लियर। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट, ड्रॉपलेट का मतलब कफिंग स्नीजिंग के थ्रू जब ट्रांसमिट होता है तो उसको ड्रॉपलेट इन ट्रांसमिशन कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है एक टॉक्सिन, एक हार्मफुल केमिकल रिलीज करता है जो कि एक ग्रेइश सब्सटेंस फॉर्म कर देता है हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में, और उसके बाद वो वहां पे जो हमारी सूडो मेम्ब्रेन है वहां जाके सॉलिडिफाई हो जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, डीपीटी, डीपीटी स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टिटनस, इसलिए इसको ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। डायग्नोसिस शेक्स टेस्ट के थ्रू किया जाता है, इसको पता लगाया जा सकता है। इसको सीरम थेरेपी के थ्रू फर्स्ट टाइम क्योर किया गया, इसमें एंटीबॉडीज डेवलप हुई और वॉन बेयरिंग ने सबसे पहले काम किया था। उन्होंने शिप को इंजेक्ट किया और फिर वहां से जो माइक्रोब आया उसको एक जो इन्फेक्टेड यंग गर्ल थी उसमें इंजेक्ट किया, और उससे उसके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो गई, उसके बेसिस पे उसको नोबेल प्राइज भी मिल गया। डीपीटी का दूसरा लेटर क्या है, पी, पर्ट्यूसिस, जिसको वूफिंग कफ भी कहा जाता है, भयंकर कफिंग होती है, खांसी होती है।
कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बोर्टिडेला पर्ट्यूसिस, ड्रॉपलेट है, इसका भी कफिंग स्नीजिंग के थ्रू आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एयर में रिलीज हो जाता है माइक्रोब। इसके सिम्टम्स हैं सोर थ्रोट एंड हाई फीवर। और तीसरा लेटर था टिटनस, टी, लोक जो भी जिसको कहते हैं। इट इज ऑल्सो कोज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, सॉइल बोर्न है, कि बॉडी में किसी पार्ट में, स्पेशली अगर फुट में कोई कट है, कोई इंजरी है, तो वहां से ये माइक्रोब एंटर कर जाता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये भी एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, टेटानोप्सिन। कोजिट जो हमारे बेटा, एक चीज आप याद रखना, जितने भी माइक्रोब्स हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने बताया 3-4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो आप ये मत सोचना कि सर इतनी सारी डिजीजेस आपने करवा दी है। 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, मैचिंग कॉलम में क्वेश्चन आ जाता है, असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कॉमनली हमारे लोकल लैंग्वेज में हम टीबी भी कह देते हैं, कोच डिजीज है ये, कोच ने इसको स्टडी किया था। इट इज कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ड्रॉपलेट है, क्रोनिक है, कि लंबे टाइम तक बॉडी में रहती है। इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा सा लंबा होता है, जिसको कहते हैं डोट्स एंड वेंटॉक्स टेस्ट के थ्रू इसका पता लगाया जाता है। इसमें कंटिन्यूअस लो ग्रेड फीवर रहता है, कफिंग रहती है, और जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड बढ़ता जाता है, इसकी जो व्हाट यू से इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती चली जाती है, ये खतरनाक हो जाता है धीरे धीरे। तो अर्ली स्टेज पे अगर इसको डिटेक्ट कर लिया जाए, तो डोट्स के थ्रू इसको कंप्लीटली क्योर किया जा सकता है। लेप्रेसी, ओल्डर टाइम में हमारी सोसाइटी में इसको एक अभिशाप माना जाता था, जिन, ठीक है ना, कोड जिसको कहते थे, इट इज नोन एज हैंसन्स डिजीज, माइक्रोबैक्टीरियम लैम्प्री, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू हो सकता है, कि आप यहां देख रहे हो ना, देखिए देखिए स्किन पे लेजन्स बन जाते हैं, नर्व्स डैमेज हो जाती हैं, और परमानेंट डिसेबिलिटीज हो जाती है। लेप्रोमिन टेस्ट है, और इसका भी डॉट्स के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। बैड एविल माना जाता था पुराने टाइम में कि भाई बैड एविल है इस इंसान में उसको सेपरेट कर दिया जाता था। टाइफाइड, एंटेरिक फीवर, साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम, फिको फेको ओरल, मतलब फेकल मैटर के थ्रू भी और ओरल, दोनों के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। मैरी मेलन एक हाउसमेड थी, एक्चुअली शी वाज ए कुक एंड शी वाज ए कैरियर ऑफ टाइफाइड। बहुत सालों तक उन्होंने लोगों में ये ट्रांसमिट किया, बिकॉज शी वाज नॉट अवेयर, और वो खाना बनाती थी, लोग वहां पे खाना खाने आते थे, खाते थे, तो उनके थ्रू उन लोगों में ये स्प्रेड हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट, विडाल टेस्ट, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। कोलेरा, विब्रियो कोलेरी, ये भी फेको ओरल है, एंड यहाँ पे कैरियर है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई एक्ट से कैरियर। बाकी सारे सिम्टम्स आप यहाँ से पढ़ सकते हो, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बार बार कह रहा हूँ, नहीं जाऊंगा इसके, ठीक है। निमोनिया, दो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से भी हो सकता है, और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा से भी हो सकता है। ड्रॉपलेट है, स्नीजिंग कफिंग के थ्रू होता है। यहाँ पे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसकी मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, और जो हमारे एल्वियोलाई हैं उसमें फ्लूइड भर जाता है, सीरियस प्रॉब्लम है। प्लेग, ब्लैक डेथ कहा जाता था इसको, रैट्स के थ्रू नॉर्मली होती है ये, है ना, या फिर रैट में डायरेक्ट, रैट तो कैरियर हो गया उसका, जो रैट में जो फ्लिया होता है, जिनोफाइला चिपोसिस, ह्यूमन बाय चांस एक्सीडेंटली होस्ट बन जाते हैं। यहाँ पे भी क्या होता है कि जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं और उनसे पस आना शुरू हो जाता है। और आप ये कितना खतरनाक है कि 14th सेंचुरी में जब ये स्प्रेड हुआ था, तो 2/3 जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो खत्म हो गई थी। देखो, 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, दिस वाज द इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये नो बैक्टीरियल डिजीजेज है। उसके बाद अब बात करते हैं कुछ वायरल डिजीजेस की, क्योंकि ये ज्यादा खतरनाक होती है, वायरल डिजीजेस।
कॉमन कोल्ड आप कहोगे सर इसमें क्या खतरनाक है, बेटा ये फ्रीक्वेंसी इसकी बहुत ज्यादा होती है। इट इज कॉज्ड बाय राइनो वायरस जो आरएनए वायरस है, या एडिनो वायरस जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। ड्रॉपलेट, ये सारे सिम्टम्स आपको पता है, रनिंग नोज, इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज, ठीक है ना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज इन्फेक्टेड, और विद इन ए वीक अपने आप भी क्योर हो जाता है स्नीजिंग के थ्रू, जब वो वायरस बॉडी से बाहर चला जाता है तो ठीक भी हो जाता है। दूसरा इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू भी कहा जाता है, मिक्सो वायरस, ये भी आरएनए वायरस है, सेम उसी तरह के कुछ सिम्टम्स हैं, ये अलग अलग टाइप का होता है, ए बी एंड सी, ठीक। मीजल्स, रुबेला वायरस, ड्रॉपलेट, इसको माता भी कहा जाता था पुराने टाइम में, ठीक है। मीजल्स और रुबेला मिलते जुलते हैं, देखो ये जर्मन मीजल्स रुबेला वायरस, और इसमें क्या था, इसमें भी रुबेला वायरस था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। स्मॉल पॉक्स, वेरियोला वायरस, इस तरह के स्कार्स हो जाते थे बॉडी पे, लार्ज पिस्टूल्स बन जाते थे, वो बाद में फूट जाते थे। अभी ये कंप्लीटली इरेडिकेटेड हो चुका है वर्ल्ड से, दुनिया से, लेकिन इसके स्कार्स लोगों पे के फेस पे आपने देखे होंगे। चिकन पॉक्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, वो वेरियोला था, ये वेरिसेला है, वेरियोला और वेरिसेला। मैं आपको जो हमारे हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए ना, तो उसमें कंपैरेटिव शीट बना के मैंने रखी हुई है, तो सारे के सारे जो डिजीज हैं वहां से आपके इजीली कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। मम्स, पैरामिक्सो वायरस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन करता है, एंड रेबीज, हाइड्रोफोबिया डॉग्स के बाइट करने से होता है, रेबिडो वायरस है, बॉडी में डोरमेंट फेज में रहता है हमेशा जिंदगी भर, हाइड्रोफोबिया हो जाता है ऐसे लोगों को, पानी से डरता है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं, बड़ी खतरनाक सी बीमारी है। एक और बीमारी जो ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुकी है दुनिया से, पैरालिसिस, जिसको नॉर्मली समझते थे हम, ठीक है ना, पोलियो वायरस कॉमनली इसको कहते हैं, पिकोरना वायरस, ये हमारे जो लिम्स थे उनको अटैक करता था। और डेंगू, एर्बोफ्लेवी वायरस, बड़ा खतरनाक है, हर साल आता है, ड्रास्टिक डिक्रीज कर देता है किसका, प्लेटलेट्स का नंबर, ठीक है ना, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, एडीज मॉस्किटो से होता है, एडीज मॉस्किटो से डेंगू फीवर होता है। और उसी का मिलता जुलता भाई ये चिकनगुनिया, ये अल्फा वायरस एडीज इजिप्टी के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। जॉइंट पेन, इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस अलग अलग टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, डी बी, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हेपेटाइटिस वायरस जैसा भी है, उसके आगे ए बी सी डी आप लगा दो। सिम्टम्स भी ऑलमोस्ट कॉमन है, भूख नहीं लगती, जॉन्डिस हो जाता है, लीवर कैंसर हो जाता है, लीवर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्टेड सिरिंजेस से हो सकता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल में 9 थे, वायरल में 12 डिजीज हमने डिस्कस किए, 21 अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फंगल डिजीजेज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम आप सबने फेस की होगी लाइफ में कभी ना कभी, जिसको टीनिया कहते हैं या रिंगवॉर्म कहते हैं। तो इसके अलग अलग फंजाई के ग्रुप्स हैं जिनकी वजह से होता है, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम या एपिडर्मोफाइटोन। एपिडर्मा का मतलब स्किन हो गया ना, तो सॉइल के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवल या कॉम्स को यूज करने से, ठीक है, या इसके ये तो सिम्टम हो गया, ये दिस इज सिम्टम, दिस इज सिम्टम। ये अलग अलग रीजन में जो अलग अलग पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, स्काल पे है तो वो टेनिया कैपिटिस की वजह से होता है, बियर्ड में है तो टेनिया बार्बरिस की वजह से होता है, टोज के बीच में है तो एथलीट्स फुट उसको कहते हैं, टेनिया पेडिस की वजह से होता है। तो फंगल में आपको एक ही याद रखना है। उसके बाद बात आ जाती है हेलमिंथ डिजीजेस। स्केरी लग रहा है या क्यूट लग रहा है फेस, बताओ। एस्कैरियासिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइडिस, एम्ब्रियोनेटेड जो एग्स होते हैं वो इन्फेक्टेड स्टेज होता है ह्यूमन बीइंग्स में,
जो कि सेकंड जुवेनाइल स्टेज है हमारी इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं। देखो अगर लाइफ साइकिल की बात करें ना तो बड़ा व्हाट यू से एक पैटर्न होता है कि जो अडल्ट एस्कैरिस है हमारी इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं, वहां पे फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। क्लियर? फर्टिलाइजेशन के बाद इनकी ग्रोथ होती है एंड दीज एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो कि थर्ड लार्वल स्टेज के साथ हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं एंड दे रीचेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां पे वो हैच कर जाते हैं, लार्वा जो है इसके हैच कर जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंच जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू लंग्स में पहुंच जाते हैं एंड लार्वा जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे जीआई ट्रैक में मैच्योर हो जाते हैं और फिर इसी तरह से साइकिल रिपीट होती रहती। तो इन्फेक्टेड स्टेज जो है ये थर्ड लार्वल स्टेज, सेकंड एम्ब्रियोनिक जुवेनाइल स्टेज है, वो ह्यूमन बीइंग्स में इंफेक्शन कॉज करती है। दूसरा है फिलेरियासिस जिसको एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, वुचरेरिया बैंक्रफ्टी, और एक और होता है वुचरेरिया मेलाई, वुचरेरिया बैंक्रफ्टी एंड वुचरेरिया मेलाई। तो ये क्या करता है? इट कॉजेज ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड्स, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। क्यूलेक्स मॉस्किटो के बाइट से होता है तो ये कैरियर हो गया और ये उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया। उसके बाद बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीजेस की। अमीबायोसिस, अमीबायोटिक डिसेंट्री जिसको कॉमनली कहते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू होता है, हाउस फ्लाइज कैरियर है। क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज, क्वाड्रीन्यूक्लिएट स्टेज जो कि कंटामिनेटेड फूड और वाटर में प्रेजेंट होती है वो इन्फेक्टिव स्टेज है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अमीबा इमर्ज करता है, 8 अमीबल स्टेज में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद ये 8 अमीबल स्टेज कोलोन में जाके बाइनरी फ्यूजन के थ्रू 2 फॉर्म्स बना देती है, मतलब 2 फॉर्म में मिलता है, माइन्यूटा एंड मैग्ना, जो ट्रोफोजोइड स्टेज होती है। जो ट्रोफोजोइड स्टेज है ये हिस्टोलाइसिन सिक्रीट करती है, म्यूकोसा में एंटर कर जाती है और सेल्स आरबीसी पे फीड करना शुरू कर देती है। तो ये पैथोजेनिक हो गया, मैग्ना फॉर्म जो है पैथोजेनिक हो गया। जो माइन्यूटा फॉर्म है जो नॉन पैथोजेनिक है, इंसिस्टमेंट हो जाती है, उसके चारों तरफ सिस्ट वॉल बन जाती है और वो फिकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाती है। ठीक, अब एक और खतरनाक बीमारी जो डिटेल में आपको पता होनी चाहिए, आपने 11th क्लास में भी पढ़ी है। अब देखो एक और चीज बताऊं आपको, यहाँ पे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और कैरियर का 99% लोगों को नहीं पता होता। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और कैरियर का डिफरेंस 99% लोगों को नहीं पता होता। क्या डिफरेंस होता है आपको पता है? आपको पता है क्या कैरियर क्या है? चलो मलेरिया का मलेरिया इज कॉज्ड बाय, लोग बोलेंगे फीमेल एनोफिलीज। क्या बोलेंगे? फीमेल एनोफिलीज। 99% लोग यही कहेंगे बच्चों, वो है कैरियर। वो क्या है? कैरियर है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म इज प्लाज्मोडियम जिसकी 4 स्पीशीज हैं, फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेलिया एंड मलेरी। ठीक है, डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म है। डाइजेनिक का मतलब क्या होता है? जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करे, जो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करे वो क्या कहलाएगा? डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो फर्स्ट या प्राइमरी होस्ट क्या है? ह्यूमन बीइंग है। सेकेंडरी होस्ट कौन है? मॉस्किटो है। याद रहेगा? याद रहेगा? चले आगे। इन्फेक्टिव स्टेज याद रखनी है, स्पोरोजोइट, सलाइवा के थ्रू जब बाइट करता है फीमेल एनाफ्लीज तो ब्लड मेल के थ्रू सलाइवा में वो स्पोरोजोइट्स आ जाते हैं। स्पोरोजोइट्स, अब ये लाइफ साइकिल ही बता देता हूं मैं आपको, यहाँ पे नहीं, ये वाला ये देखो डाइजेनिक है तो सबसे पहले क्या हुआ सबसे पहले क्या हुआ, ये यहाँ पे लीवर सेल्स में ये एंटर करता है। कहाँ पे आ गया? लीवर सेल्स में। बाइट किया, बाइट करके लीवर सेल्स में आ गया,
हिपैटिक डोरमेंसी में चला जाता है और यहाँ पे डिवाइड करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। तो ये क्योंकि आरबीसी में से एंटर करने से पहले की स्टेज है तो इसको प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज भी कहते हैं। प्री इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी, ठीक है। अब यहाँ से जब मैच्योर हो जाता है सिजोन स्टेज में, मेरोजोइट के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा एंड एंटर्स इनटू द आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी में। तो ये क्या होगी, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल होगी, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल। यहाँ पे ये अलग अलग स्टेजेस में कन्वर्ट होता है, ट्रोपोजोइट, सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबोइड स्टेज, अलग अलग स्टेजेस में ये मूव कर जाता है और फिर आरबीसी रप्चर करेंगी तो ये गैमेटोसाइट आर रिलीज, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट, गैमेट्स नहीं है। तो ये सारे के सारे फेजेस हुई ह्यूमन बीइंग्स में। अब दोबारा से मॉस्किटो फीमेल एनाफिलिस बाइट करता है तो माइक्रो और मैक्रो जो गैमेट्स हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स हैं, वो फ्यूज करके जायगोट बना देंगे। जायगोट अपने आप को अटैच कर लेता है मॉस्किटो के गट के साथ एंड नोन एज ऊकाइनेट। यहां पे ग्रो करेगा और फिर स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोजोइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था। देखो यहां तक हमने बात कर ली थी। अब देखो स्पोरोजोइट कहाँ मूव कर गया, लीवर में, और उसके साथ हिपेटोसाइट्स में एंटर कर गया, ठीक। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो डब्ल्यूबीसी उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये है प्री रिथ्रोसाइटिक। रिथ्रोसाइट में आरबीसी में एंटर करने से पहले जहां पे मल्टीपल फ्यूजन होंगे, नंबर इंक्रीज होगा, नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद म्यूरोजोइट फॉर्म में ये वहां से रिलीज हो जाएगा, आरबीसी में एंटर कर जाएगा तो इरेथ्रोसाइटिक साइकिल शुरू हो गई, इरेथ्रोसाइटिक सिजोगोनी स्टार्ट हो गई, ठीक। या फिर लीवर सेल में ही रह जाएगा और एक्सो इरेथ्रोसाइटिक सिजोगोनी स्टार्ट कर देगा। अब हम मेनली इस पे फोकस करेंगे। इरेथ्रोसाइट्स में गोल्गी साइकिल भी इसको कहते हैं। एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन अकर्स, जहां पे अलग अलग स्टेजेस के थ्रू ये पास होता है, ठीक है। सिम्टम्स कब अपीयर होंगे, जब आरबीसी रप्चर करेगी, एबनॉर्मल इओसिनोफिल ग्रैन्यूल डेवलप हो जाते हैं जिनको हेमोजॉइन ग्रैन्यूल्स कहते हैं। अलग अलग स्पीशीज में उनके अलग अलग नाम है। जीमेंस डॉट कहेंगे प्लाज्मोडियम मलेरी में, फैल्सीपेरम में उसको मोरस डॉट्स कहेंगे और सिफनर्स डॉट कहेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। जो ठंड लगती है, फीवर आता है ना, जो ठंड लग के फीवर आता है मलेरिया के टाइम पे, वो इन हेमोजॉइन ग्रैन्यूल्स की वजह से ही होता है बच्चों, ठीक है ना। अब इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है, 14 डेज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में और ओवली में, 12 डेज है फैल्सीपेरम में और 28 to 30 डेज है मलेरी में। अब ये मेरोजोइट आरबीसी से 3 तरह से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना। या तो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी होती रहेगी जहां पे वो सिम्टम्स अपीयर हो जाएंगे 48 आवर्स में वाइवेक्स में। इसी के बेसिस पे अलग अलग टाइप का मलेरिया होता है ना, टर्शियन मलेरिया, क्वार्टनर मलेरिया, 72 आवर्स में होंगे तो क्वार्टनर मलेरिया हो जाएगा। या फिर वापस से लीवर में जो था ये वाला फेज, यहाँ पे वापस से आ जाएंगे एक्सो इरिथ्रोसाइटिक सिजोगोनी में, या सेक्सुअल साइकिल शुरू कर देंगे, गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस कर देंगे, गैमेटोसाइट्स प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। गैमेट्स नहीं बनते, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है। तो इसके बाद दोबारा से मॉस्किटो बाइट करेगा और फर्दर डेवलपमेंट कहां होती है, मॉस्किटो की बॉडी में, ठीक। तो दिस इज साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट, इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइट। ट्रीटमेंट क्या है जी, ट्रीटमेंट बड़ा आसान है बच्चों। एक एल्कलॉइड मिलता है सिंकोना ट्री के बाग से जिससे क्विनेन बनाई जाती है। ये सिर्फ आरबीसी के स्टेज पे एक्ट करता है। उसके अलावा एक और ड्रग है जो एक दूसरे हब से मिलती है, आर्टेमिसिया एन्युआ से, आर्टेमिसिनिन उसमें केमिकल होता है। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ डिजीज
तो इस पूरे चैप्टर को ना बच्चों अगर हम फेजेस में डिस्कस करेंगे ना तो ज्यादा इफेक्टिवली हम लर्न कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से चीजों को सीख सकते हैं। ये आपका चैप्टर है बच्चों। इससे रिलेटेड कोई भी इफ बट है, कोई भी किंतु परंतु है, कोई भी समस्या है तो आप हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। राइट, पढ़ते रहिए।